मिताली एकदम से जड़ हो गई। उसे अभी याद आया जिससे बचने के लिए वो कमरे में घुसी थी। वो खुद विक्रम था और अब वो उसी के कमरे में फंस चुकी थी। उसने डरते हुए विक्रम की तरफ देखा। विक्रम अपनी व्हीलचेयर पर बैठा उसे ठंडी नजरों से देख रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। मिताली ने हिम्मत करके कहा, मैं मिस्टर सिन्हा। मेरे पास कोई और रास्ता नहीं था। विक्रम ने बिना कुछ कहे अपने बॉडीगार्ड की तरफ देखा। इशारा मिलते ही बॉडीगार्ड ने मिताली को पकड़ लिया। नहीं, रुकिए, बात करके सुलझा लेते हैं। मिताली दरवाजे का हैंडल पकड़कर लटक गई। उसकी आंखों में डर साफ दिखाई दे रहा था, लेकिन विक्रम का चेहरा बिल्कुल नहीं बदला। बॉडीगार्ड उसे खींचने लगा। मिताली पूरी ताकत से छूटने लगी। अचानक बॉडीगार्ड की पकड़ थोड़ी ढीली हुई। बस यही मौका था। मिताली पूरी ताकत से भागी और सीधे विक्रम के पास पहुंच गई। उसने झुककर विक्रम के पैर पकड़ लिए। अगर मुझे बाहर निकालना है तो आपको भी मेरे साथ बाहर चलना होगा। कमरे में एकदम सन्नाटा छा गया। बॉडीगार्ड भी हैरान रह गया। इतनी हिम्मत आज तक किसी ने नहीं दिखाई थी। मिताली ने डरते डरते विक्रम की तरफ देखा। उसकी आंखें आज अलग थीं। न गुस्सा, न चीख, बस एक अजीब सी खामोशी, जैसे वो किसी इंसान को नहीं, किसी लाश को देख रहा हो। मिताली ने तुरंत उसके पैर छोड़ दिए। सॉरी, मेरा ऐसा इरादा नहीं था। बॉडीगार्ड फिर उसे पकड़ने आगे बढ़ा। तभी विक्रम की आवाज आई, रुको, इसे छोड़ दो, तुम बाहर जाओ। बॉडीगार्ड बिना एक सेकंड गवाए बाहर निकल गया। कमरे का दरवाजा बंद हो गया। अब कमरे में सिर्फ विक्रम और मिताली थे। मिताली का दिल तेजी से धड़क रहा था। विक्रम धीरे धीरे अपनी व्हीलचेयर उसकी तरफ बढ़ाने लगा। मिस्टर सिन्हा, हम आराम से बात कर सकते हैं? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। फिर उसने मिताली की ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठा दिया। मेरी तरफ देखो। मिताली ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। आंखें खोलो, वो धीरे से बोली। क्या बंद रहने दूं? विक्रम की आवाज और ठंडी हो गई। आंखें खोलो। मिताली ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो हैरान रह गई। विक्रम उसे मार नहीं रहा था, वो बस उसकी आंखों में देख रहा था, बहुत देर तक, बिना कुछ बोले। मिताली डरते हुए बोली, क्या हुआ? विक्रम ने पूछा। डर रही हो? मिताली ने सच बोल दिया। हाँ, बहुत। विक्रम कुछ सेकंड तक उसे देखता रहा, फिर बहुत धीरे से खुद से बोला, नफरत नहीं है। मिताली समझ नहीं पाई। क्या कहा आपने? विक्रम ने कोई जवाब नहीं दिया। वो फिर उसकी आंखों में देखने लगा। अचानक उसने उसकी ठुड्डी थोड़ा जोर से पकड़ ली। आह, दर्द हो रहा है। मिताली की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन विक्रम जैसे कुछ ढूंढ रहा था। कुछ पल बाद उसने अचानक उसे छोड़ दिया। बाहर जाओ। मिताली ने बिना एक शब्द बोले सिर हिलाया। वो जल्दी से कमरे से बाहर निकल गई। सामने वाला कमरा खाली था। मिताली वहीं चली गई, दरवाजा बंद किया, बिस्तर पर बैठ गई। उसकी सांसें अब भी तेज चल रही थीं। आज वो सचमुच डर गई थी। धीरे धीरे उसने आंखें बंद की। तभी उसे अचानक याद आया, उसकी दवा विक्रम के कमरे में ही रह गई थी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन सीने में तेज दर्द शुरू हो गया। सांस रुकने लगी। मेरी दवा। वो किसी तरह दरवाजे की तरफ बढ़ी। 2 कदम चलते ही उसका शरीर जवाब दे गया। वो जमीन पर गिर पड़ी। फिर भी उसने हार नहीं मानी। घिसटते हुए दरवाजे तक पहुंचने लगी। बस एक बार बाहर निकल जाए तो शायद कोई बचा ले, लेकिन उसकी ताकत खत्म होती जा रही थी। उधर विक्रम अपने कमरे में बैठा काम कर रहा था। तभी बॉडीगार्ड अंदर आया। उसने मेज पर दवा की एक बोतल रखी। सर, ये मैडम की दवा है। विक्रम ने घड़ी देखी। शाम के 7 बज चुके थे, मतलब मिताली ने अब तक दवा नहीं ली थी। उसने सोचा, एक बार दवा नहीं लेगी तो शायद कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसने बॉडीगार्ड को जाने का इशारा किया। वो फिर काम करने लगा, लेकिन कुछ सेकंड बाद उसका हाथ रुक गया। उसकी नजर फिर उसी दवा की बोतल पर गई।
पता नहीं क्यों इस बार उसके मन में बेचैनी होने लगी। उसने दवा उठाई, व्हीलचेयर घुमाई और सीधे मिताली के कमरे की तरफ चल पड़ा। सुबह की हल्की धूप खिड़की से कमरे में फैल रही थी। बॉडीगार्ड ने दरवाजा खोलते हुए कहा, मैडम, आज से यही आपका कमरा होगा। मिताली ने कमरे को ध्यान से देखा। कमरा बड़ा नहीं था, लेकिन साफ सुथरा और सलीके से सजा हुआ था। उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा, धन्यवाद। उसी समय लावण्या उत्साह से आगे आई। और मेरा कमरा? बॉडीगार्ड ने जवाब दिया, आपका कमरा नीचे है। वाह! लावण्या खुशी से उछल पड़ी। मैडम, मैं पहले अपना सामान रख देती हूँ, फिर आपको नीचे डिनर के लिए बुलाने आऊंगी। ठीक है। लावण्या के जाते ही मिताली कुछ पल दरवाजे पर खड़ी रही। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। काश मैं भी कभी इतनी बेफिक्र होकर हंस पाती। उसने धीरे से अपनी दवा की बोतल मेज पर रख दी। विक्रम की बात उसके कानों में फिर गूंजने लगी। मिसेस सिन्हा बनना आसान नहीं है। मिताली ने दवा की बोतल कसकर पकड़ ली। मुझे ये निभाना ही होगा, कम से कम जब तक मैं अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो जाती। उसने गहरी सांस ली और अपना सामान जमाने लगी। कुछ देर बाद लावण्या वापस आ गई। मैडम, सब लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। मिताली के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। उसे तुरंत यश याद आ गया। लगता है ये खाना भी आराम से नहीं खा पाऊंगी। लावण्या कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन उसने ज्यादा सवाल नहीं किए। दोनों नीचे चली गईं। डाइनिंग हॉल के बाहर पहुंचते ही अंदर से यश की आवाज सुनाई दी। भाभी को जरा भी तमीज नहीं है, पूरा परिवार उनका इंतजार कर रहा है। मिताली ने गहरी सांस ली, फिर अंदर जाकर बोली, माफ कीजिए, सामान रखते रखते देर हो गई। दादाजी ने शांत स्वर में कहा, अगली बार ध्यान रखना, अब बैठ जाओ। मिताली ने सिर झुका दिया। टेबल पर सिर्फ एक सीट खाली थी। एक तरफ विक्रम, दूसरी तरफ यश। मिताली कुछ पल रुकी, फिर चुपचाप बैठ गई। खाना परोसा जाने लगा। विक्रम हमेशा की तरह चुप था, लेकिन यश लगातार मिताली को ही देख रहा था। कुछ देर बाद वो हंसते हुए बोला, भाभी, लगता है कई दिनों से खाना नहीं मिला। ऐसे खाएंगी तो बाहर लोग हमारे परिवार पर हंसेंगे। पूरा परिवार मिताली की तरफ देखने लगा। मिताली ने एक पल विक्रम की तरफ देखा, लेकिन उसने जैसे कुछ सुना ही नहीं। वो आराम से खाना खाता रहा। मिताली ने मुस्कुराकर कहा, गलती मेरी थी, आगे से ध्यान रखूंगी। उसने चाकू और कांटा सही तरीके से उठाया। अब उसके हर अंदाज में शालीनता दिखाई दे रही थी। दादाजी संतुष्ट होकर फिर खाने लगे। यश ने धीरे से कहा, वाह, अच्छी एक्टिंग करती हो। मिताली ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। तभी विक्रम उठ खड़ा हुआ। मैं चल रहा हूं। दादाजी ने उसे रोक लिया। आज रात एक बड़ी पार्टी है, मिताली को अपने साथ लेकर जाना। विक्रम बिना सोचे बोला, नहीं, और वहां से चला गया। मिताली ने चुपचाप सिर झुका लिया। यश मुस्कुराया, दादाजी, भैया कभी ऐसी पार्टी में जाते ही नहीं, फिर जबरदस्ती क्यों? दादाजी ने सख्त स्वर में कहा, एक दिन उसे पूरा कारोबार संभालना होगा, दुनिया से हमेशा छिपकर नहीं रह सकता। कमरे में कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर दादाजी ने मिताली से पूछा, तुम नहीं जाना चाहती? मिताली ने धीरे से जवाब दिया, मैं जाना चाहती हूं, लेकिन अगर इससे विक्रम नाराज होंगे तो मैं नहीं जाऊंगी। दादाजी हल्का मुस्कुराए। पति पत्नी का रिश्ता सबसे जरूरी होता है। ठीक है, इतना कहकर वो चले गए। दादाजी के जाते ही यश फिर मुस्कुराने लगा। वाह भाभी, हर बार भैया का ही साथ देती हो। मुझे लगा उनके जैसे इंसान के साथ रहना आसान नहीं होगा। उसकी मां ने तुरंत टोका, यश, जुबान संभाल कर बात करो। लेकिन उनकी आंखों में भी छिपी हुई मुस्कान मिताली से नहीं छिपी। मिताली समझ चुकी थी, इस घर में हर कोई कुछ और सोचता है और कुछ और बोलता है। यश धीरे धीरे अपनी कुर्सी आगे खिसकाने लगा। वो मिताली के और करीब आने लगा। मिताली ने यह महसूस कर लिया। अचानक वो अपनी कुर्सी से उठ खड़ी हुई। यश संतुलन खो बैठा। वो लगभग गिर ही गया। गुस्से में बोला, ये क्या था? मिताली ने शांत स्वर में कहा,
मेरा खाना खत्म हो गया, आप लोग आराम से खाइए। इतना कहकर वो तेजी से डाइनिंग हॉल से बाहर निकल गई। पीछे से यश की आवाज आई, इतना डरती क्यों हो? क्या मैं लगता है मैं सबके सामने तुम्हें छू लूंगा। यश! उसकी माँ की तेज आवाज पूरे हॉल में गूंज उठी, लेकिन यश के चेहरे की मुस्कान अभी भी बनी हुई थी। उसे अब मिताली से खेलना अच्छा लगने लगा था, और ये बात मिताली के लिए एक नए खतरे की शुरुआत थी। यश के जाने के बाद उसकी माँ यामिनी सिन्हा ने गहरी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गई। तुम्हें कितनी बार समझाया है यश, मिताली से दूरी बनाकर रखो। यश होंठ सिकोड़ते हुए बोला। क्यों माँ, क्या आप भी हमेशा उसी लड़की का साथ देंगी? यामिनी ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारे दादाजी हमेशा विक्रम का पक्ष लेते हैं। अगर तुमने मिताली के साथ कुछ गलत किया तो सिर्फ दादाजी ही नहीं, विक्रम भी तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। यश हंस पड़ा। मुझे नहीं लगता कि उस लड़की की इस घर में मेरी जितनी भी अहमियत है। यामिनी ने उसे घूर कर देखा। बस अब और नहीं, अपने गुस्से पर काबू रखना सीखो। यश ने अनमने ढंग से सिर हिलाया। ठीक है माँ, फिलहाल आपकी बात मान लेता हूं। यामिनी मुस्कुराई। यही समझदारी है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। यश मुस्कुराते हुए वहां से चला गया। उधर मिताली अपने कमरे में लौट आई। कमरा बिल्कुल शांत था। शायद विक्रम फिर अपने स्टडी रूम में चला गया था। मिताली बिस्तर पर बैठ गई। पूरा घर बहुत बड़ा था, लेकिन उसके लिए इसमें कहीं भी अपनापन नहीं था। उसने अपनी दवा खाई और लेट गई। कुछ ही देर में उसे नींद आ गई। सपने में उसे लगा कोई उसे लगातार देख रहा है। आसमान में दो विशाल आंखें थीं जो हर जगह उसका पीछा कर रही थीं। वो भागती रहीं, छिपती रहीं, लेकिन उन आंखों से बच नहीं पाई। अचानक उसके सामने ऊंची ऊंची इमारतें खड़ी हो गईं। वो उनके बीच रास्ता खोजने लगी। तभी उसका पैर किसी चीज पर पड़ गया। उसने नीचे देखा तो एक बहुत छोटा सा इंसान उसके पैर से चिपका हुआ था। वो हैरान रह गई। विक्रम? छोटा सा विक्रम गुस्से में हाथ हिला हिलाकर उसे डांट रहा था। उसकी शक्ल इतनी मजेदार लग रही थी कि मिताली जोर से हंस पड़ी। लेकिन उसी पल उसके पैर में तेज ऐंठन उठी। दर्द से उसकी आंख खुल गई। उसने चारों तरफ देखा। वो अपने कमरे में थी। धीरे धीरे उठकर उसने अपने पैर की मालिश की। कुछ देर बाद दर्द कम हुआ। वो बालकनी में चली गई। बाहर गहरा सन्नाटा था। दूर शहर की इमारतों पर हल्की रोशनी दिखाई दे रिलेशन थी। उसने घड़ी देखी। रात के 3 बज गए। इतना कहते ही उसे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने पलटकर देखा। कुछ ही दूरी पर विक्रम व्हीलचेयर पर बैठा था। मिताली घबरा गई। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? विक्रम ने बिना भाव बदले कहा। ये मेरा घर है, मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकता? मिताली झेंप गई। जी, मैं बस सोने जा रही थी। विक्रम चुप रहा। कुछ देर बाद उसने ठंडी आवाज में कहा, जाओ। मिताली वापस अपने कमरे में आ गई, लेकिन बिस्तर पर लेटने के बाद भी उसका ध्यान उसी बालकनी की तरफ था। विक्रम सिर्फ एक पतली शर्ट पहने ठंडी हवा में बैठा था। इतनी ठंड में उन्हें सर्दी लग जाएगी, उसने खुद को डांटा। मुझे क्या? वो विक्रम सिन्हा है, पत्थर दिल इंसान। फिर भी उसका मन नहीं माना। कुछ देर बाद वो चुपचाप उठी। एक गर्म शॉल लेकर बालकनी में पहुंची। धीरे से उसने शॉल विक्रम के कंधों पर रख दी। अचानक विक्रम ने तेजी से उसकी तरफ देखा। उसकी नजर इतनी ठंडी थी कि मिताली डरकर 2 कदम पीछे हट गई। मेरा मतलब, बस वो कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। विक्रम ने शॉल को देखा, फिर ठंडी आवाज में बोला, मैंने पहले ही कहा था, मेरी इजाजत के बिना मेरे कमरे में मत आया करो। मिताली ने तुरंत सिर झुका दिया। सॉरी, ऐसा दोबारा नहीं होगा। इतना कहकर वो भागती हुई अपने कमरे में लौट आई। दरवाजा बंद होते ही विक्रम ने एक बार फिर दूर आसमान की तरफ देखा। उसका हाथ अनजाने में शॉल को छू गया। पहली बार उसके बर्फ जैसे दिल में हल्की सी गर्माहट महसूस हुई। अपने कमरे में पहुंचकर मिताली खुद से नाराज हो गई। मुझे क्या जरूरत थी? हर बार उन्हीं की चिंता करने लगती हूँ।
उसने गुस्से में अपने ही हाथ पर 2-3 हल्की चपत मारी। अब अगर वो फिर ठंड में बैठे भी मिले तो मैं बिल्कुल बाहर नहीं जाऊंगी। लेकिन वो जानती थी अगर ऐसा दोबारा हुआ तो शायद फिर भी खुद को रोक नहीं पाएगी। सुबह मिताली की आंखों के नीचे काले घेरे साफ दिखाई दे रहे थे। रात भर उसे अजीब अजीब सपने आते रहे। तभी लावण्या कमरे में आई। मैडम, ये आपके कपड़े हैं। दादाजी चाहते हैं कि आज आप उनके साथ एक म्यूजिक कॉन्सर्ट में चले। मिताली का दिल धड़क उठा। उसे संगीत आता था, लेकिन सुरभि जिसकी जगह वो रह रही थी पियानो बजाती थी और मिताली बचपन से सिर्फ वीणा सीखती आई थी। अगर दादाजी ने उससे कुछ पूछ लिया तो? उसी समय विक्रम अपने कमरे से बाहर निकला। उसने मिताली को कपड़ों की तरफ देखते हुए पाया। होठों पर हल्की व्यंग भरी मुस्कान आई। क्या हुआ? कपड़े काट लेंगे तुम्हें? मिताली चुप रही। विक्रम ने फिर कहा, सिर्फ एक कॉन्सर्ट में जाने से डर गई? लगता है मिसेस सिन्हा बनने के लायक तुम ज्यादा दिन नहीं टिक पाओगी। मिताली ने बिना कुछ कहे कपड़े उठाए और चुपचाप अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लिया। अगर आपको ये कहानी आगे ऐसे ही पढ़ते रहना है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट दिखाएं, वरना मैं रेगुलर एपिसोड्स अपलोड नहीं कर पाऊंगी। कपड़े बदलकर जब मिताली कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि विक्रम सिन्हा अभी भी वहीं बैठा हुआ था। दरवाजा खुलने की आवाज सुनकर विक्रम ने उसकी तरफ देखा। उसने सिर से लेकर पैर तक मिताली को गौर से देखा, फिर ठंडी आवाज में बोला, चेहरा बहुत फीका लग रहा है, हल्का मेकअप कर लो। ये सलाह नहीं, आदेश था। मिताली कुछ पल चुप रही, फिर सिर हिलाकर बोली, जी। वो वापस कमरे में गई और बहुत हल्का मेकअप किया। अब उसका चेहरा पहले से थोड़ा ताज़ा लग रहा था। जब वो दोबारा बाहर आई, विक्रम अब भी वहीं बैठा था। मिताली से रहा नहीं गया। आप आज ऑफिस नहीं जाएंगे? विक्रम ने अपनी मैगजीन बंद की। आज जिस कॉन्सर्ट में जाना है उसे हमारी कंपनी स्पॉन्सर कर रही है। पूरा परिवार जाएगा? मिताली की आंखें चमक उठीं। मतलब आप भी चलेंगे? विक्रम ने भौहें सिकोड़ लीं। क्या मेरी बात समझना इतना मुश्किल है? मिताली तुरंत संभल गई। नहीं, समझ गई। वो धीरे से व्हीलचेयर के पीछे गई और उसे बाहर की तरफ धकेलने लगी। इस बार विक्रम ने उसे रोका नहीं। घर के अंदर विक्रम के लिए अलग लिफ्ट बनी हुई थी। कुछ ही देर में दोनों नीचे लिविंग रूम में पहुंच गए। वहां दादाजी, यश, यामिनी और बाकी लोग पहले से मौजूद थे। यश घड़ी देखते हुए झुंझला कर बोला, और कितना इंतजार करेंगे? हमें क्लाइंट से भी मिलना है। यामिनी ने धीरे से उसका कंधा दबाया। थोड़ा सब्र रखो, यश ने झटक दिया। उसी समय उसकी नजर विक्रम और मिताली पर पड़ी। वो व्यंग से मुस्कुराया। वाह, आखिरकार हमारे बड़े भैया और भाभी नीचे आ ही गए। विक्रम ने बस एक ठंडी नजर उस पर डाली, कुछ नहीं कहा। यश चिढ़कर बोला, इतनी देर तक सबको इंतजार करवाना अच्छी आदत नहीं है। विक्रम का जवाब छोटा था, तो इंतजार मत किया करो। यश आगे बढ़ने ही वाला था कि यामिनी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बस, बड़े भाई से ऐसे बात नहीं करते। यश ने गुस्से को दबा लिया, फिर दादाजी की तरफ देखकर बोला, देख रहे हैं, अब पूरे घर को इन दोनों का इंतजार करना पड़ता है। दादाजी ने शांत स्वर में पूछा, सब तैयार है? जी, विक्रम का वही छोटा सा जवाब। दादाजी ने बटलर से कहा, गाड़ियां निकलवाओ। कुछ ही मिनटों में कई लग्जरी कारें पोर्टिको में आकर रुक गईं। मिताली हैरानी से उन्हें देखने लगी। उसे पहली बार महसूस हुआ, सिन्हा परिवार की शानो शौकत उसके मायके से भी कहीं ज्यादा थी। यश अपनी कार की तरफ बढ़ गया। मिताली भी पीछे जाने लगी। तभी एक बॉडीगार्ड ने उसे रोक दिया। मैडम, आप इस वाली कार में जाएंगी? मिताली ने हैरानी से पूछा। लेकिन मिस्टर सिन्हा तो किसी के साथ बैठना पसंद नहीं करते। बॉडीगार्ड हल्का मुस्कुराया। आज मीडिया मौजूद रहेगी। मिताली समझ गई। वो चुपचाप कार में बैठ गई। विक्रम खिड़की की तरफ बैठा था। मिताली खुद को बिल्कुल कोने में समेटकर बैठ गई ताकि गलती से भी उसका हाथ विक्रम से न छू जाए। कार के अंदर एक हल्की सी खुशबू थी, बहुत सुकून देने वाली। मिताली अनजाने में उसे महसूस करने लगी। उसी समय विक्रम ने उसकी तरफ देखा। मिताली घबराकर सीधी बैठ गई। विक्रम बोला, ये स्लीप थेरेपी वाली खुशबू है। मिताली ने तुरंत अपनी नाक ढक ली। उसे लगा
कहीं उसे नींद ना आ जाए। विक्रम ने उसे एक पल देखा, फिर खिड़की की तरफ देखने लगा। कांच में उसकी हल्की सी मुस्कान झलक रही थी। लेकिन कार सीधे कॉन्सर्ट हॉल नहीं गई। वो पहले सिन्हा ग्रुप के मुख्य कार्यालय पहुंची। बाहर सैकड़ों कर्मचारी दादाजी का स्वागत करने के लिए खड़े थे। मिताली ने बाहर का नजारा देखा, फिर चुपके से विक्रम की तरफ देखा। इतने लोगों के बीच भी वो अकेला लग रहा था, जैसे दुनिया से उसका कोई रिश्ता ही ना। क्या देख रही हो? विक्रम की आवाज सुनकर मिताली चौंक गई। कुछ नहीं। उसी समय एक बॉडीगार्ड आया। सर, दादाजी आपको बाहर बुला रहे हैं। विक्रम ने बिना कुछ बोले शीशा ऊपर कर दिया। बॉडीगार्ड वापस चला गया। मिताली मन ही मन सोचने लगी, कभी मैं भी इतनी हिम्मत से ना कह पाऊंगी। अचानक उसकी हथेली पर ठंडी बोतल रखी गई। वह चौंक गई। विक्रम ने आंखें बंद रखते हुए कहा, आधा घंटा लगेगा, प्यास से मत मर जाना। मिताली कुछ पल उसे देखती रही, फिर उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शायद ये इंसान उतना बुरा भी नहीं है जितना लोग कहते हैं। लेकिन आधा घंटा 1.5 घंटे में बदल गया। इस दौरान मिताली 2 बार वॉशरूम गई। जब वो दूसरी बार वापस आई तो देखा विक्रम अब सो नहीं रहा था। दोनों की नजरें मिली। मिताली ने तुरंत नजरें झुका ली। विक्रम ने ड्राइवर से तौलिया लिया और अचानक मिताली के सिर पर रख दिया। ये क्या? मिताली हटाने लगी। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। हिलो मत। कुछ देर बाद उसने हाथ छोड़ दिया, फिर हमेशा की तरह ठंडी आवाज में बोला, अगर दोबारा मुझे घूरते पकड़ा तो आंखें निकलवा दूंगा। मिताली ने तुरंत हाथ नीचे कर लिया। तौलिया सह लेना बेहतर है आंखें खोने से। कुछ देर बाद कार रुकी। मिताली ने तौलिया हटाया और बाहर देखते ही उसकी सांस थम गई। उसके सामने खड़ी थी देश की सबसे मशहूर ए सिटी ग्रैंड कॉन्सर्ट हॉल। यही वो मंच था जहां एक बार प्रस्तुति देने का सपना उसने बचपन से देखा था। आज वो उसी मंच के सामने खड़ी थी।